सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ केवी का पेपर डिस्कस करने यहाँ पे आई हूँ। 13 फरवरी 2023 को हुए केवी चित्रकला ड्राइंग एंड पेंटिंग के पेपर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो ऑनलाइन हुआ और इस वजह से हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं हो पाया। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मेरे को याद है मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा, वैसे तो मैं आपका डाउट क्लियर ही करने आई हूँ। मैं जो भी ऑथेंटिक आंसर होगा इसका, उसे मैं आपके सामने बुक के रूप में प्रोवाइड करूँगी विद प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चंस मेरे को याद हैं उतने क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंह स्तंभ में कौन सा फूल बना है? दोस्तों, इसका आंसर है कमल का फूल। इसमें कमल का फूल बना हुआ है। देखिए दोस्तों, अशोककालीन सिंह स्तंभ के से एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये अशोककालीन से स्तंभ में इस प्रकार से जो पिलर्स बनाए जाते थे, उनमें उनकी बनावट ये होती थी जिसमें कमल का फूल बना होता था। तो लेकिन ये उल्टा बना होता था। तो देखिए दोस्तों, ये है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है और अशोक के शासनकाल में बना हुआ है ये, और जो इस वक्त भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, यह भारत का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कमल का फूल। देख लीजिए, ये है कमल का फूल, भले ही यह उल्टा है लेकिन यह कमल का फूल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर। तिब्बत मानसरोवर। ये देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है यह तिब्बत मानसरोवर के निकट से है। एक जलधारा है तिब्बत में मानसरोवर के नज़दीक। ये देखिए, यहाँ से आ रही है सिंधु नदी, ये ठीक है दोस्तों। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर में। तो ऑप्शन में था तिब्बत, तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत। थर्ड क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 9 क्या है? तो जो ये तीसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 9 क्या है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि जो अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं बनी हैं, अजंता में कुल 30 गुफाएं, पहले वहाँ 29 गुफाएं थी, लेकिन जो गुफा संख्या 15 है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, गुफा संख्या 15 और इस तरीके से। तो इस तरीके से 30 गुफाएं अजंता में हैं। तो ये पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में जो गुफाएं बनाई जाती थी, 2 टाइप्स की गुफाएं होती थी। एक तो होती थी चैत्य गुफा, एक होती थी बिहार गुफा। तो जो ये चैत्य गुफाएं होती थी, इसमें बौद्ध भिक्षु जो है पूजा का काम करते थे, और बिहार गुफाओं में वह विश्राम के लिए उन गुफाओं का यूज़ करते थे। तो यही पूछा गया है कि अजंता की गुफा संख्या 9 क्या है? तो इसका आंसर इन दोनों में से एक होना था कि वह चैत्य गुफा है या विहार गुफा, और यही जो ऑप्शन थे उसमें दे रखा था। तो दोस्तों, यह एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या ये देख लीजिए आप, गुफा संख्या 9, नवी गुफा, यह एक चैत्य गुफा है ना, जो बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल के रूप में तैयार की गई थी। उपासना स्थल वही पूजा स्थल या फिर उपासना स्थल बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर है चैत्य। माया देवी चित्र कौन सी गुफा में है? हमारा चौथा क्वेश्चन है, माया देवी चित्र कौन सी गुफा में? एक्चुअली माया देवी का स्वप्न नामक चित्र है, ये कौन सी गुफा में? यह है अजंता की गुफा में। माया देवी, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और उन्हीं का यह चित्र है। यह दोस्तों देख लीजिए, यह गुफा संख्या 2 में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माया देवी का स्वप्न, यह गुफा संख्या 2 में है। दोस्तों, यह चित्र गुफा संख्या 17 में भी है। यह गुफा संख्या 17 में नहीं, 16। देखिए दोस्तों, यह गुफा संख्या 16 में भी है। ये मेरे
खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। गुफा संख्या 16 में भी माया देवी का स्वप्न है और गुफा संख्या 2 में भी देख लीजिएगा। गुफा संख्या 2 में भी माया देवी का स्वप्न नामक चित्र है। ऑप्शन में 2 हो या 16 हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। वैसे ऑप्शन में शायद 16 था, 2 भी था और 16 भी था, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है। दोस्तों, अजंता से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। एक्चुअली ये केवी का जो पेपर बना ये एनसीईआरटी बेस्ड था। ये सारा 12th का सिलेबस दे रखा है उन लोगों ने, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक्चुअली ये देखिए, मरणासन राजकुमारी, यह मरणासन राजकुमारी का उत्कृष्ट चित्र मरती हुई राजकुमारी के नाम से विख्यात है ना। तो यह चित्र है गुफा संख्या 16 में, आप देख सकते हैं यह चित्र गुफा संख्या 16 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारू रागनी का चित्र कौन सी शैली में बना हुआ है। ये देखिए, ये 12th की बुक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये मारू रागनी, यह मेवाड़ शैली में बना हुआ है। मारू रागनी का है, जिसमें ऊंट पर प्रेमी और प्रेमिका को दिखाया गया है। इसको कलाकार साहिबदीन ने चित्रित किया है। मारू रागनी की विशेषता है कि इसमें विश्वासी ऊंट एक राजकुमारी और राजकुमार को एक लंबे समय के अंतराल के बाद मिलता है। अतः इस चित्र में एक ऊंट पर दोनों को चढ़े हुए दिखाया गया है। क्षितिज रेखा ऊपर उठी हुई है। गहरे पृष्ठभूमि पर हल्के रंगों का चित्रण है। वृक्षों को फूल पत्तियों से युक्त तथा अग्रभूमि में दौड़ते हुए स्वान है। तो देखिए दोस्तों, यह इस चित्र में साफ कहा गया है मारू रागनी है और यह मेवाड़ शैली का चित्र है और यह साहिबदीन ने बनवाया है। इसके चित्रकार हैं साहिबदीन। इसको मैं आपको चित्र बता देती हूँ इसका। ये है चित्र और यह आया था कि यह कौन से शैली का है, तो इसमें दे रखा है मारू रागनी, साहिबदीन और मेवाड़ शैली का यह चित्र है। एक्चुअली एक क्वेश्चन यह भी आया था, ये पेंटिंग दी हुई थी स्क्रीन पे और ये बोला गया था कि यह चित्र कौन से शैली का है या फिर यह कौन सा चित्र है। यही आया था शायद कि यह कौन से शैली का चित्र है, तो ये मेवाड़ शैली का चित्र था और ये साहिबदीन ने बनाया था। और इस पेंटिंग का जो टाइटल है वह है मारू रागनी। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रखे थे, तो इस क्वेश्चन के आंसर है मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्रकार कौन था। तो देखिए दोस्तों, ये है किशनगढ़ की राधा बनी ठनी के नाम से यह चित्र प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करती हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो देखिए, ये है किशनगढ़ की राधा बनी ठनी। किशनगढ़ के राजकुमार सावंत सिंह की सौतेली माँ ने एक नवयुवती को दरबार में गायिका के रूप में नियुक्त किया, जिसे वह दिल्ली से लाई थी। सावंत सिंह, उस नवयुवती का वास्तविक नाम अज्ञात था। वह आसक्त हो गए और सावंत सिंह ने उसका नाम बनी ठनी रख दिया। यह बनी ठनी किशनगढ़ के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। और यह किशनगढ़ शैली राजस्थानी शैली की उपशैली है, किशनगढ़ शैली। तो यह दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, बनी ठनी के चित्रकार कौन था। तो इसका चित्रकार था निहाल चंद। तो इसमें दे रखा होगा जो ये चित्र है दोस्तों, ये लियोनार्डो विंची द्वारा बनाई गई जो मोनालिसा है उसके साथ इस चित्र की तुलना की जाती है। और इसके मैं आपको भी वो बताती हूँ, कलाकार बनी ठनी कहते हैं और इसे बनी ठनी राधा के रूप में भी जाना जाता है। इसके चित्रकार हैं सावंत सिंह। 12th की बुक में सिलेबस में तो है कि ये किशनगढ़ की राधा बनी ठनी, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है कि यह चित्र किसने बनाया। तो मैं ये आपके लिए दूसरी बुक लेके आई हूँ, देख लीजिएगा। किशनगढ़ की राधा बनी ठनी, इसके चित्रकार हैं निहाल चंद। तो इसके चित्रकार कौन है, निहाल चंद, यहाँ पे दे रखा है। जो किशनगढ़ शैली थी उसके आश्रित कलाकारों में है मोरध्वज निहाल चंद। इनका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। कई क्वेश्चन पेपर में यह भी आता है कि किशनगढ़ की राधा बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। तो किसने बनाई थी, यह निहाल चंद। और पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है मोरध्वज निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान प्लेयर्स में कौन सा खेल खेल रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये है चौगान प्लेयर्स राजस्थान के जोधपुर शैली में बनी एक अनुपम कृति है।
अनुपम कृत्य है। चौगन अथवा पोलो खेलती हुई राजकुमारियों का अत्यंत सजीव चित्रण जोधपुर शैली के महान चित्रकार दाना ने किया है। चित्र में गति दर्शाई गई है। यह रानियों के वस्त्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। जोधपुर शैली के अनुसार प्रत्येक रानी धारीदार टोपियां पहने हुए हैं। चित्र राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे परंपरा के अनुसार बनाए गए हैं। चित्र में महीन कार्य इस कुशलता से किया गया है कि समस्त प्राणी सजीव हो उठे। तो यह छौगन प्लेयर्स जो है यह राजस्थानी शैली में बना है। राजस्थानी शैली की उपशैली जोधपुर शैली में बना हुआ है और इसे चित्रकार दाना ने बनाया है। और पोलो खेलती हुई रानियों का चित्रण है। इसमें बताया गया है कि चौगन प्लेयर्स जो क्या है, पोलो खेलती रानियों का चित्रण है। तो कौन सा खेल खेल रहे हो? पोलो खेल खेल रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के शासक से संबंधित। देखिए कि किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह। तो किसको जाता है? राजा सावंत सिंह। तो किससे संबंधित है किशनगढ़ शैली? राजा सावंत सिंह से। इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरुद्दीन का संबंध किस शैली से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, नूरुद्दीन का संबंध जो है बीकानेर शैली से है। बीकानेर, यह राजस्थानी शैली की उपशैली है बीकानेर शैली। तो इस बीकानेर शैली में एक चित्र बना हुआ है, झूले में कृष्ण। यह चित्र राजस्थानी शैली की शाखा बीकानेर शैली का बना हुआ है, जिसे चित्रकार नूरुद्दीन ने बनाया था। तो इससे पता चलता है हमें कि नूरुद्दीन बीकानेर शैली का चित्रकार था। पार्थसारथी किसकी कृति है? तो यह नंदलाल वसु की है। तो देखिए नंदलाल वसु की कृतियां देखते हैं हम, चित्रों का निर्माण। ये देखिए सती सन 1908 में बनाया और उसके बाद चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग, पूजन, चैनिका का काव्य संग्रह के लिए इन्होंने चित्र बनाए। गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री, यम, नौका विहार और ये धनुर्विद्या सीखते हुए द्रोण, ये इनका 1911 का चित्र है। और 1912 में इन्होंने बनाया है पार्थसारथी। पार्थसारथी चित्र यह है, नंदलाल वसु ने बनाया है पार्थसारथी चित्र। हरिपुरा अधिवेशन में किस विषय पर चित्रण हुआ? ये था हरिपुरा अधिवेशन में किस विषय पर चित्रण कार्य हुआ है? तो स्वाधीनता आंदोलन, नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। वे बापू की तरह स्वयं भी चरखा करते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद नमक आंदोलन में भाग लिया। इसी वर्ष उनके द्वारा चित्र डांडी कूच भी नंदलाल बसु का चित्र है, जो कि बहुत श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे। नेहरू जी, सरदार पटेल, भूलाभाई देसाई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर चित्र साधना घर के लिए मत करो के आहन पर बसु ने अनेक चित्रों का निर्माण किया। आपने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, उन्होंने उसमें गेट बनाए। तोरण का अर्थ होता है गेट। उन्होंने गेट की सज्जा की और 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए। तो हरिपुरा पोस्टर क्वेश्चन था, हरिपुरा अधिवेशन में किस विषय पर चित्र बनाए हैं? और हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन पर चित्रण किया। इसमें यह तो नहीं दे रखा है कि हरिपुरा पोस्टर में उन्होंने किस विषय पर चित्रण किया, बल्कि इसमें यह दे रखा है कि पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन पर चित्रण किया। तो दोस्तों जो हरिपुरा अधिवेशन का ये क्वेश्चन आ रखा था, इसमें कुछ ऑप्शन इस तरीके से थे, कविता पे चित्रण किया या दिनचर्या, ऐसे टॉपिक्स दे रखे थे। तो मैंने तो इसका आंसर दिनचर्या करके आई, लेकिन इसमें आंसर नहीं दे रखा है। तो आंसर के आने के बाद मैं इसका क्वेश्चन का आंसर लेके आऊँगी आपके सामने कि इसका सही आंसर क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीवी किससे संबंधित है? इसका आंसर गोलकोंडा है। गोलकोंडा सैली। ये क्वेश्चन दक्षिणी चित्रकला से आ रखा है। दक्षिण में जो राजवंश था, गोलकुंडा शैली, बीजापुर शैली, वहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है। तो यह चित्र है, ये 12th की बुक से आ रखा है। चांद बीबी पोलो खेलती हुई, ये चौगान वाला क्वेश्चन। तो यह चित्र गोलकुंडा शैली में बना हुआ है। इस चित्र में चांद बीबी को घोड़े पर चढ़े हुए चौगन खेलते हुए अंकित किया गया है। चौगन मीन्स पोलो खेलते हुए। चौगन को शायद पोलो को शायद चौगन कहते होंगे। चित्र में क्षितिज रेखा ऊपर उठी हुई है, दूरी पर नगर बसा हुआ है दिखाया गया है। चित्र के मध्य भाग में सखिया घोड़े पर सवार होकर चौगन खेलने में व्यस्त है। अग्रभूमि में पानी और पानी में खिले हुए पुष्प हैं। चित्र में नीचे व ऊपर के हाशिए पर उर्दू में गद्य लिखा हुआ है। तो ये हो गए गोलकोंडा शैली का चित्र है।